चार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्या निशेष जाड्या जय सरस्वती देवी नमो वरदे जय सरस्वती देवी नमो वरदे वरदे जय सरस्वती देवी नमो वरदे विश्वविमोचन बहुवरदे विश्वविमोचन बहुवरदे जय सरस्वती देवी नमो वरदे मद सा 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 नी 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 मद नि सा नी प रे नी रे सा ग म प वीणा पुस्तक धारिणी मां ज्ञान पुंज जग तारिणी मां निर्मल ज्योति का पंथ दिखा दो निर्मल ज्योति का पंथ दिखा दो शुभ कर दो वरदानी ही मां सरस्वती देवी नमो वरदे वरदे जय सरस्वती देवी नमो वरदे नमो वरदे नमो वरदे Thank you so much, ma'am. Thank you very much, Anjali, for this wonderful, beautiful, refreshing performance right in the morning. और हम सब जानते हैं अंजुदी हमारे ही डिपार्टमेंट की अलमना है और हम लोग को बहुत खुशी होती है अंजुदी को हमारे किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व करके बिकॉज इतना पॉजिटिविटी का संचार होता है सुबह मतलब मेरे सुबह सुबह तो नहीं लेकिन फिर भी किसी भी प्रोग्राम के शुरुआत में इतना और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि अंजुदी ट्रेन्ड वोकलिस्ट हैं और ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर हैं. इट्स वंडरफुल always to have you Anjali with us. Thank you so much for this wonderful performance. हम लोग चाहेंगे कि आप आगे भी और भी परफॉर्म करें. अगर मैम कहेंगी मैम के रिक्वेस्ट में तो शायद आप कर ही देंगी. तो आगे बढ़ते हुए किसी भी हमारे परफॉर्मेंस को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर कविता रस्तोगी मैम से कि वो आज के स्पीकर्स हमारे एक स्पीकर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं. देयर आर सम स्टूडेंट्स आल्सो हु हैव जॉइंड अस. आई वुड लाइक टू आस्क प्रोफेसर Kavita Rastogi ma'am to kindly welcome everybody for this today's program. Thank you, Madhuri.
मातृभाषा जागरूकता या मातृभाषा दिवस चूंकि हम मना रहे हैं, तो इसलिए मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपनी मातृभाषा में आज अपनी बात को रखूं। और लेकिन शायद बीच-बीच में बेहतर होगा कि हाँ, थोड़ा-सा हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग कर लें, जैसा कि एक परंपरा हमारे यहाँ रोज की बोलचाल में चल ही रही है। तो मैं विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम सेल संस्था और विभाग दोनों के सहयोग से हो रहा है। तो इस समय मैं विभाग का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। So on behalf of Department of Linguistics, I welcome you all. I welcome all the speakers and all my dear students and all my colleagues, जिनका मुझे सदा सहयोग प्राप्त होता रहता है। कुछ थोड़ी सी एक दो अपने मन की बातें आपसे साझा करना चाहूंगी। मैंने जब से ये विभाग ज्वाइन करा, जब से मैं यहाँ पढ़ाने आई, सदैव मेरा ये प्रयास रहा कि मैं बच्चों में, क्योंकि बहुत महसूस करते हैं हम मन से इस बात को कि अक्सर जो बच्चों की प्रतिभा है, वो मातृभाषा के साथ जो एक दबाव उनके मस्तिष्क में छाया रहता है कि अपनी बात को वो हमेशा अंग्रेजी या जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसमें उनको लगता है कि दूसरों तक पहुंचाना शायद बेहतर होगा, वो उनको ज्यादा उनके लिए मार्ग खोलेगा। कुछ हद तक वो सही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की कुछ सामाजिक संरचना और सामाजिक जो है वो इस तरह की आवश्यकताएं हैं। लेकिन सिर्फ एक अनुरोध है, प्रयास मैं हमेशा करती हूँ कि उनके मन में इस प्रकार का आत्मविश्वास उत्पन्न करने की कोशिश करूँ कि अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी के साथ भाषाविद होने के नाते हम सबको पता है और आज की समाज की आवश्यकता के बारे में भी देखते हुए हम सब जानते हैं कि द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को हम कहीं छोड़ नहीं सकते। अगर हमें लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, विश्व के धरातल पर आगे बढ़ना है और विश्व क्यों कहें अपने देश में भी आगे बढ़ना है, तो हमें द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए भी और करना पड़ेगा भी। और इसका मुझे लगता है अपने विभाग से अच्छा और कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारे विभाग में बहुभाषा भाषी होने का की जो एक परंपरा है और बहुभाषी लोग जो हैं, उनका जो जुड़ाव है, वो एकदम साक्षात उदाहरण के रूप में सामने दिखाई पड़ता है। All of you know that we have a multilingual teachers in our department. Shri Kumar ji, my esteemed colleague, is a Malayali speaker, and he is very proficient in Hindi and Malayali both. Of course, Malayali is his mother tongue. लेकिन डॉक्टर साहब, एक थोड़ी सी आपसे अब आज के दिन मुझे अपेक्षा भी है और मैं एक अनुरोध भी है कि हमने कभी भी आपके मुख से मलयाली भाषा या मलयालम सुनी नहीं है। तो आज हम चाहेंगे कि उसका उसका भी एक श्री गणेश हो जाए। एंड ही कन्वर्सेस इन इंग्लिश प्रोफिशिएंटली एंड हिंदी एंड इंग्लिश पे उनका बहुत अच्छा कमांड है। और इसी के साथ हमारी दूसरी कुलीग जो है माधुरी, उनसे आप सभी परिचित हैं। शी इज अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ हिंदी। हम मातृभाषियों से ज्यादा अच्छी हिंदी में माधुरी बात करती हैं और उसका शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर शी टॉट हिंदी इन यूएस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो इसलिए तो मुझे इसलिए लगता है कि बहुभाषी वक्ताओं का एक बहुत अच्छा जुड़ाव हमारे विभाग में है। हमारे जो सहयोगी और जो अभी जूनियर सहयोगी हैं, जूनियर शब्द वैसे बहुत अच्छा नहीं है विष्णु जी के लिए, बिकॉज इज अ वेरी सीनियर टीचर, बहुत लंबे समय से विभाग के साथ जुड़े हैं। ही इज अ अवधी स्पीकर और वो बहुत अच्छी अवधी और हिंदी और अंग्रेजी सभी में बातचीत कर लेते हैं। और इसी वर्ष से हमारे साथ जो दूसरे एक अध्यापक जुड़े हैं जो कि अविनाश जी हैं, आपके साथ हॉल में बैठे हैं। ही इज सिटिंग विथ ऑल ऑफ यू। ही इज अ भोजपुरी स्पीकर। उनकी मातृभाषा भोजपुरी है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा विभाग जो है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक
मातृभाषा के इस्तेमाल और उसकी उपयोगिता के विषय में भी पहुंचाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार पुनः आप सबका स्वागत है विभाग की तरफ से। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी अपनी भाषा में। जिस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप माद्री जी को सूचित करके अगर आप कुछ रखना चाहें तो हमने इसीलिए कार्यक्रम की आपने प्रोग्राम देखा होगा, उसमें एक अन्य की श्रेणी थी, तो उस अन्य में वी वुड लाइक टू ऐड यू ऑल और हम बहुत खुश होंगे कि अगर आप में से कोई अपनी मातृभाषा में किसी भी प्रकार की कोई कविता, कहानी या गान कोई पेश करना चाहेगा। सो ओवर टू यू माधुरी। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने कहा और प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल को मैं सेकंड करती हूँ कि वी वुड एब्सोल्युटली लव टू हियर प्रोफेसर श्री कुमार सर use his own mother language and perform something or present something in today's program. But वहां तक आते आते हम अभी आएंगे, but as मैम ने कहा कि आज का प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स के साथ साथ सोसाइटी फॉर एंडेंजर्ड एंड लेसन नोन लैंग्वेजेस भी एसोसिएटेड है हमारे प्रोग्राम में। तो इसीलिए बिफोर we begin anything, I would just like to share a video with all of you, especially the students and the people who have joined us here from other institutes. We would like to share with you a video of what CEL is and what CEL has been doing for the past few years. Today, there are at least 6,000 living languages across the world. Each language is a repository for the culture and worldview of its speakers. Its grammar and lexicon store the shared experiences of past generations, and it is through this channel that knowledge and beliefs of one generation are transmitted to the next. So imagine what happens when we lose a language. An entire worldview, an entire culture, and an entire identity disappears. This is why Society for Endangered and Lesser Known Languages was founded in 2011 by linguist and academician Dr. Kavita Rastogi, with the primary objective of working with endangered languages and indigenous communities to do what we can for the disappearing tongues. The primary objective of CEL is to work towards maintenance and revitalization of lesser known and endangered language varieties. We do everything from detailing a language, documenting its sounds, words, proverbs, making physical and virtual dictionaries, to preparing relevant teaching material to be used in state school classrooms. We believe in revitalizing a language through its people and their culture. So we work with the community to develop sustainable methods of income rooted in their folk art, culture, and traditional knowledge as well. We also work with the younger generation of speakers to create a positive language attitude and inculcate interest in their native roots. So in short, we describe, document, and revitalize. CEL offers membership at language enthusiasts in the country. Our yearly membership is for 1,000 rupees. If you become a member for 2 years, you get a 500 rupees discount and pay just 1,500.
And for just 5,000 rupees, you can become a lifetime member of Cell. For your contribution, you get registration fee waiver at Cell's annual Endangered and Lesser Known Languages Conference, a chance to publish your work in our peer-reviewed bilingual biannual e-journal Vak Manthan, free registration for workshops and trainings conducted by Cell during the year, and priceless networking opportunity with some of the best experts in the field of linguistics. We would definitely encourage you to become members of Cell. Together, let's make a difference. For details on how to become a member, please visit Cell's website www.cellindia.org. Okay. So that was an introduction to Society for Endangered and Lesser Known Endangered and Lesser Known Languages. For any other information, you may please contact Dr. Vishnu Singh, who is the General Secretary of Cell, whom I would like to now invite to say a few words on today's occasion of Mother Language Day celebration. Vishnu sir. अनम्यूट कर लीजिए विष्णु। हाँ, धन्यवाद माधुरी जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सभी को मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। सेल यानी सोसाइटी फॉर इंडेंजर्ड एंड लेसर नोन लैंग्वेजेस संस्था की आधारशिला 2011 में डॉक्टर कविता रस्तोगी द्वारा रखी गई, लेकिन औपचारिक रूप से संस्था का पंजीकरण 2015 में कराया गया। सेल संस्था का प्रमुख उद्देश्य है कि संकट ग्रस्त एवं अल्पज्ञात भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन हेतु उनका प्रलेखीकरण कर कोश निर्माण, लिपि व्यवस्था का विकास तथा शैक्षणिक सामग्री तैयार करना है। प्रश्न उठता है, सेल की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हमारा देश एक बहुभाषिक देश है। भाषा संख्या की दृष्टि से विश्व में चौथे स्थान पर आता है। आज यहाँ अनेक भाषाएं विलुप्ति की तरफ बढ़ रही हैं। आवश्यकता है ऐसे ठोस कदम उठाने की जिससे विलुप्ति की ओर बढ़ रही भाषाओं का संरक्षण किया जा सके। संकटग्रस्त एवं अल्पज्ञात भाषाओं तथा भाषा रूपों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। इन भाषाओं का प्रलेखन कर व्याकरण लेखन और कोश निर्माण करना, प्रलेखन कार्य सिखाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, उसके लिए ट्रेनिंग देना, शैक्षणिक सामग्री तैयार करना संस्था के प्रमुख कार्य हैं। अब चर्चा की जाती है कुछ जो कार्य संस्था ने किए हैं। संस्था द्वारा मातृभाषा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत सीतापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रम मातृभाषा की जागरूकता के लिए आयोजित किए गए। 12 सितंबर से 17 सितंबर 2016 में कुमाऊं विश्वविद्यालय में कोश निर्माण एवं भाषा प्रलेखन पर 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रवाल्टी, थारू, बोक्शा, रंग, कुमाऊनी भाषा पर कार्य करने वाले सदस्यों को कोश निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। 2018 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआकोट उत्तराखंड में राजी जनजाति के बच्चों के साथ राजी भाषा के लिपि से बच्चों को परिचित कराया गया और उनको मातृभाषा के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में संस्था की तरफ से एक योग शिविर का भी आयोजन किया गया। 23 और 24 अप्रैल 2018 को संस्था द्वारा जौलजीबी में राजी महिलाओं के लिए ज्वेलरी मेकिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेल संस्था के आग्रह पर प्रथम बुक्स ने आश्रम पद्धति विद्यालय में एक लाइब्रेरी की स्थापना करने के लिए पुस्तकें प्रदान की। नवंबर 2019 में संस्था ने कहानी लेखन और कहानी अनुवाद पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया।
कोरोना काल के दौरान कोरोना बीमारी के प्रति जागरूकता को लेकर संस्था के सदस्यों के सहयोग से कई भारतीय भाषाओं में फ्लायर तैयार करने का कार्य किया गया। इसी दौरान देश विदेश के विद्वानों भाषाविदों द्वारा एक वेबिनार का आयोजन भी संस्था की तरफ से किया गया और भी बहुत सारे कार्य संस्था द्वारा किए गए हैं। सभी कार्यों की चर्चा अल्प समय में नहीं की जा सकती है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आगे के कार्यक्रम के लिए माद्री थैंक यू जिसे विष्णु जी। आग्रह करूंगा कि वो Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for this introduction. और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी आज अपनी मातृभाषा में हमें कोई कविता या कोई परफॉर्मेंस करके सुनाएंगे जिससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो परफॉर्मेंसेस की शुरुआत करते हुए मैं ही शुरू कर देती हूँ। परफॉर्मेंसेस की शुरुआत करते हुए मैं आपके समक्ष मेरी मातृभाषा असमिया में एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता लिखी गई है आलोक कुमार दास जी के द्वारा। ये कविता मुझे खासकर ज्यादा अच्छी लगती है और मुझे आज के प्रोग्राम के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा एप्ट लगी, क्योंकि इस कविता का एक तो नाम है शब्द, और मुझे लगता है कि बिकॉज एक इंडो आर्यन भाषा है तो हिंदी स्पीकर्स जो है, अगर मैं धीरे धीरे बोलूं तो आप लोगों को समझ आराम से आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही सिमिलर शब्द हैं और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंसेस हैं और थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बट दोस थिंग्स आई डोंट थिंक दे विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और मुझे इसलिए ये पोएम अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एक सेंटेंस है जिसका अर्थ मैं आप लोग को ट्रांसलेट करके बताना चाहूंगी, जो ये है कि जो शब्द होते हैं वो इंसान के रूट्स होते हैं। दोज आर ह्यूमन बीइंग, और इंसान, किसी भी इंसान के रूट में, जड़ में शब्द होते हैं। एंड आई थिंक इट टॉक्स अबाउट हाउ लैंग्वेज फॉर्म्स आवर आइडेंटिटीज, किस तरह से भाषा हमारा परिचय बनती है, हमारी एक बहुत ही जरूरी, हमारे आइडेंटिटी को बनाने वाली, हमारे आइडेंटिटी को फॉर्म करने वाली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंग्रेडिएंट हमारी भाषा होती है। और इसीलिए मुझे ये पोएम अच्छी भी लगती है और मैं इसलिए आप लोग के साथ आज शेयर भी करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू बिगिन। आलोक कुमार दासर शब्द। অনাখৰি মানুহৰ কান্ধত ভৰ দি শব্দ আহিছে হিলদোল ভাঙি, কালাতীত হৈ গৰকি আহিছে মানুহৰ ভূগোল বুৰঞ্জী। শব্দ ব্ৰহ্ম, শব্দ অমৰ, শব্দ অমোঘ মন্ত্ৰ, শব্দই মানুহক মানুহ কৰিছে, মানুহ यानी मनुष्य, এক কৰিছে, অনুভূতিত মাত্ৰা দিছে, যুগে যুগে অভিজ্ঞতাৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে। শব্দ মানুহৰ শিপাৰ পৰিচয়, ইয়াতেই ভৰ দি মানুহে আদিম পুৰুষকো বিচাৰি পাইছে। আজিৰ যুগৰ সন্ধিক্ষণে আমনি কৰে, আমি আমাৰ উত্তৰ পুৰুষক কি শব্দ দান দি যাম। That's all. Thank you. मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि टॉक्स अबाउट किस तरह से, क्योंकि मैंने शुरुआत में जब when I joined the Department of Linguistics, one of the first papers which I taught our students was historical linguistics, and the sentences শব্দ মানুহৰ শিপাৰ পৰিচয়, ইয়াতে ভৰ দি মানুহে आदिम पुरुषों চিনি পায়। आदिम पुरुष मतलब हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको भी समझ पाते हैं शब्द की वजह से ही या अपनी भाषा की वजह से ही। So it reminds me of what an important work we as linguists are doing in our society, that we are introducing our ancestors we are able to know our ancestors through our language itself. And it also talks about how it is our responsibility, the last two sentences, it talks about how it is our responsibility to give good words, as in good language, यानी अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आगे के लोगों को। आमी आमार उत्तर पुरुषक, हमारे आने वाले लोगों को की शब्द दान दी जाम, क्या लैंग्वेज, क्या भाषा, क्या दे के जाएंगे। So I think it talks, I think it's an extremely important thing that this poem is talking about. तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ आलोक कुमार दास की शब्द शेयर की जाए, and I hope you really liked it. आगे बढ़ते हैं, and I would really like to welcome Athip if he is here. Do we have Athip in our participants today?
Yes, yes, he's in the seminar. Ji, Avinash ji, I would like you to request Athip to perform whatever he has prepared और उसके बाद आपका नंबर है. We can request Atif to come forward and yeah. Avinash ji, please unmute yourself. I have asked you to unmute. नमस्कार, मेरा नाम आतिफ है. Now, I'm from Thailand, so now I would like to tell you about my poem from Thai language, because Thai language is my mother language. วัฒนธรรมล้ำค่าภาษาสาร วัฒนธรรมล้ำค่าภาษาสาร สื่อจดจานงานทุกอย่างที่สร้างสรรค์ ใช้ภาษาบันทึกตรึกตรองกัน งานสำคัญพัฒนาก้าวหน้าไกล สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ยกมือรับทักทายพักสดใส เพียงพบหน้าไหว้กันในทันใด สื่อปราศัยคือรอยยิ้มพิมพ์งดงาม ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ น้ำเสียงจับ พร้อมรอยยิ้มพิมพ์สยาม ความช่วยเหลือเพื่อดูแลและติดตาม ชนทุกนามรู้ใช้ได้สัมพันธ์ ขอโทษค่ะ ขอโทษครับ สำนึกกับความผิดจึงขานไข ยินสำเนียงอ่อนโยนให้อภัย ความหมองใจลบเลือนเตือนจิตตน วัฒนธรรมล้ำค่าภาษาสวย สำนึกกับอ่อนหวานด้วยบทกวีนี้อีกหน สายสร้อยพจน์จดจานลานกมล ไทยทุกคนรู้ค่าภาษาไทย มาร่วมมือรักษาคุณค่าชาติ เอกราชวัฒนธรรมนำสมัย วรรณคดีนิทานงานวิจัย บันทึกไว้ได้ศึกษาคุณค่างาน จะพูดอ่านงานเขียนเพียรฝึกฝน ทบทวนจนมั่นใจใช้สื่อสาร ภาษาไทยงามงดพจมาน บันทึกผ่านภาษาสร้างค่างาม Atif Kapunka very much for this wonderful presentation, and I hope to listen to more of your poetry and more of and also probably learn a little bit of your mother tongue in our classrooms as well. Thank you very much for doing this. If you want, you can explain a little bit about your poem as well. Like what did you talk about? This is like a poem to show how we are proud to use the Thai language as a mother language. Yes. This is wonderful, very appropriate. Thank you very much, Atif, for doing this. And now it's the turn of Avinash sir. Avinash sir, over to you. Thank you. Kapunka. ขอบคุณครับ Yes, Avinash ji. Now, Avinash ji speaks a number of different languages. He also speaks Bhojpuri, and his work is on, I think his work is on Awadhi and Bhojpuri as well, his PhD. So he is very apt and the correct person to perform in today's Mother Tongue Day celebrations. Avinash ji, over to you. सबसे पहले हम भोजपुरी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देव चाँद वाली सबके। और सबसे पहले हम जब इन प्रोग्राम रखल गए बाल भोजपुर मातृभाषा दिवस और ये काहे मनावल जाला और कब से मनावल जाला हम एकरे विषय में थोड़ा बताओ चाहत बानी, जबकि हम कर हिंदी भाषा में हम प्रयोग करब। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भोजपुरी या किसी भी मातृभाषा सबकर अपना अपना मातृभाषा हो ले, चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो ले। मातृभाषा दिवस काहे मनावल जाला और कब से मनावल जाला ये विषय में हम थोड़ा बताओ चाहत बानी। सबसे पहले जब
भारत देश के बंटवारा भइल तो 1952 में बंगाल और पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान अलग भइल और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिम पाकिस्तान जो न हो कि वो बांग्लादेश के अपन उर्दू भाषा थोपल चाहत रहल, पाकिस्तान पर दबाव डालता रहल कि ये सब लोग यहाँ जितने भी बांग्ला भाषी हैं सब लोग उर्दू भाषा के प्रयोग करें, जबकि ये बांग्लादेशी जो बांग्ला बोले वाला है ना उनके ही मंजूर ना रहा कि नहीं है हमारी मातृभाषा है, इसके साथ कोई भी खिलवाड़ या किसी तरह की इसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, हम लोग अपनी बंगाली मातृभाषा हम बोलेंगे। इसी के तहत जो है 21 फरवरी को ढाका विश्वविद्यालय में एक छात्र, वहाँ के ढाका विश्वविद्यालय के छात्र वहाँ आंदोलन कैन और उसमें पाकिस्तान के जो वहाँ की सरकार रहल वो उसमें गोलीबारी करे, जिसमें कई लोग उसमें शहीद हो गए, कई स्टूडेंट वहाँ मार गए हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में इसी मातृभाषा के लेके यूनेस्को ने थोड़ा गंभीर भैल, जबकि 1999 में एक अनुमोदन के उन्होंने किया पारित के लिए कि क्यों ना एक मातृभाषा, जबकि दुनिया में हजारों भाषा या लाखों भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्यों ना एक मातृभाषा दिवस का एक कोई दिन रखा जाए। तो इसी के तहत 21 फरवरी को जो उसमें शहीद भैल आने बांग्लादेश में, उसी के उपलक्ष्य में 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया में हजारों मातृभाषाएं हैं, सभी प्रकार की बोलियां, वो भाषाएं सबका गिनती कल जाए और इनकी संख्या जो है लाखों में पहुँचे। मातृभाषा दिवस के ऐतिहासिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है और इसका मनुष्य के सभ्यता और संस्कृति से जुड़ल भी सवाल भी है। बात जब संस्कृत और सभ्यता करेले तो अगर हम आज के संदर्भ में बात कर जाए तो मातृभाषा से पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र या समाज इस मातृभाषा को आगे बढ़ने का रास्ता इस मातृभाषा से होकर ही जाला है। यह बात अलग है कि विश्व का मातृभाषा दिवस का आज हम टुकड़ों के साथ में तब भी एक साथ में हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो बंगाली मुसलमान हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदू है, किसी की हर धर्म हर जात की अपनी एक क्षेत्र मातृभाषा हो, चाहे वो हम उसको क्षेत्रीय भाषा कहें तो चाहे उनको मातृभाषा में ही हृदय का जो हमारा जो हृदय का जो संवाद है वो मातृभाषा में ही उभर के वाला। और मातृभाषा कभी भी किसी के भी थोपर ना जाला, वो हमको खुद भी आज मातृभाषा ना कहीं पढ़ावल जाला ना किसी के थोपल जाला, वो अपने आप सा हृदय भी उभर के वही। जबकि आज के वर्तमान युग में पढ़ाई में जो भी होत बा हम एक भाषा सीखने में ही रह जाइला, चाहे वो हमको अंग्रेजी थोपल जात बा, चाहे किसी भी तरह का, चाहे हिंदी हो, भाषी हो, किसी भी देश से किसी भी राज्य की भाषा जब थोपल जाले तो भाषा सीखने में रह जाला। जबकि मातृभाषा के साथ हम लोगों ने खिलवाड़ करीला, हम तरह तरह का कौशल तरह तरह से मातृभाषा से कैसे खेलल जाला, उसमें अपनी सभ्यता संस्कृति। इसीलिए समय समय पर विद्वान लोगों ने कहने कि क्यों नहीं भाषा को त्रिस्तरीय बनाकर शिक्षा नीति में क्यों नहीं इसको त्रिसूत्री भाषा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मातृभाषा में जो भी चीज है वो अपने आप यहाँ तक क्यों ना देश के जो भी वैज्ञानिक शोध हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, उन्होंने मातृभाषा पर भी जोर दिया है कि क्यों ना मातृभाषा में पढ़ाई जाए। और मातृभाषा के विकास के लिए हम समय समय पर अनेक भी प्रोग्राम होते रहा, चाहे वो हमारे विभाग के द्वारा और भी। और इस संबंध में थोड़ा सा हम भोजपुरी में कुछ सुनाना चाहते बानी। जो हम सुनाना चाहते बानी उमन एक बिटिया के दर्द बा जो अपने पापा से कुछ कहा चाहत बात बा। पापा कहे कि बिटिया जो है दूसरे घर की चिड़ई होनी अमानत होनी। तो उसी पे छोटी से एक कविता हो भोजपुरी में। पापा कहने कि लड़की चिड़ई होनी, अगर ये सच हो तो खुलल आसमान में उड़े के हमरी के पंख काहे न देखना। आपन आपन सपना पूरा करे खातिर
हमनी के काहे लज्जित होके के पड़ेला, डर डर के काहे जिए के पड़ेला, आसमान छुए के खातिर हमनी के पिजरा काहे के तोड़े के पड़ेला, पापा कहने लड़की दूगो घर करानी होनी। अगर इस सच हो तो हमनी के पराई होके के घर में काहे के एहसास होला, एहसास दिलावल जाला। संस्कार और मर्यादा के बेड़ियन में जकड़ल काहे जाला। पापा कहने लड़की लड़किन के जन्म दूगो होला, एगो समाज में नया समाज बसा सकेला, दूसरा क्षमता रखे कि अगर ई सच हो तो काहे हमनी के पल मजाक के पात्र बनावल जाला। सरेआम यही समाज में के द्वारा लज्जित काहे के पड़ेला। पापा कहने लड़की कमजोर और बेबस ना होनी, तो वो पापा से कहती है कि क्यों नहीं हमको, तो पापा से कह रही कि हमका काहे बिसरा देवेला। बड़ा होके के बाद नारी के शक्ति के जो दर्द सहकर जन्म दे के सकेले मर्दन के, तो अपने लाज बचावे के खातिर उनको सहारा काहे के लेवे के पड़ेला। अपन मर्यादा में रहकर भी अपने समाज के मंजिल पा लेनी, तो फिर भी हमके मर्यादा के पाठ काहे के सिखावे के पड़ेला। और एक साथ हम भोजपुरी दिवस और मातृभाषा दिवस के साथ थैंक यू अविनाश जी फॉर दिस वंडरफुल पोएम। मुझे थोड़ा सा इमोशनल भी कर दिया, बट थैंक यू वेरी मच अविनाश जी। और आप ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने शुरू से लेके एंड तक अपनी मातृभाषा का ही इस्तेमाल किया, और सुनने में भोजपुरी भाषा बहुत ही ज्यादा सुरीली लगती है। और हमको चैट बॉक्स में निवेदिता जी कह रही है कि वो एक मैथिली गाना गाना चाह रही है, मैथिली गाना शेयर करना चाह रही है। एब्सोल्युटली निवेदिता जी, हम लोग बहुत खुश होंगे कि अगर आप अपना गाना शेयर करें। मैं अभी आपको अनम्यूट करती हूँ। I'll request you to unmute yourself. Okay. Yes, Nivedita ji, go ahead. Okay. Hello all of you. आप सभी को मातृभाषा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं भी बहुत इमोशनल हो गई कई रीजन से। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तो मैथिली का ये गाना बहुत दिन से कभी गाया भी नहीं। मेरे दादाजी हुआ करते थे जो सुबह सुबह उठ के ये भजन गाया करते थे हमारे साथ, हम जब छोटे बच्चे थे। तो I just found it on internet and it's still available. I'm not very good at singing, so it's just a song which is एक भजन है जो मतलब दुर्गा का भजन है जो विद्यापति जी ने लिखा है। मैथिली में मतलब बहुत बड़े कैसे मतलब हम कह सकते हैं कि वो महाकाव्य लिखा करते थे। उनका बहुत फेमस बहुत अच्छे लिटरेरी आर्टिस्ट थे। विद्यापति को बंगाल में भी काफी रेस्पेक्ट किया जाता है और मैथिल लोग भी उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो I'll just read, or I mean I'll try to sing this song. It's एक वंदना है जो दुर्गा जी के बारे में है कि वो ऐसी हैं, वो सबको मतलब कैसे असुरों का संहार करती हैं वगैरह वगैरह। तो दुर्गा पूजा में अक्सर ये सुना जाता है और ये बहुत फेमस भी है। अगर आप इंटरनेट पे खोजें तो आपको वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे सिंगर्स ने भी इसे गाया है। तो it just starts like this. जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया है गोसाउनी, अनुगति गति तुआ पाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी, बासर रैन
सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा कतौक दैत मारि मुह में लली कतौ गिली करु कूड़ा सामर वरण नयन अनुरंजित जलद जोग फुल को का कट कट विकट ओठ पुट पाड़ड़ी लिधुर फेन उठ फोका घन घन घनन घुंघरू कत बाजे हन हन कर तुअकाता विद्यापति कवि तुअ पद सेवक पुत्र बिसरु जनु माता जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया. Thank you. I mean, that's how the song goes. Thank you very much for letting me sing. Thank you, Nivedita ji, for this impromptu performance. Absolutely, the story associated with it also makes it more special. Now, I would really like to request Professor Sri Kumar sir, if he is feeling up to it, to share with us something in Malayalam. First of all, I would like to greet you on the occasion of International Mother Tongue Day. Loga Madhubhasha ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ആ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശംസിക്കുന്നു. I think I will read through a few lines of a poem by Mahakavi Vallathol. It is called Ende Bhasha. It actually encapsulates all that is, said when we argue in favor of mother tongues as for studying anything. It tries to, liken mother tongue to our mother, and it also argues that in order to understand any complex idea, you need to access it through your mother tongue. So I will just read a few lines. The title of the poem is Ende Bhasha, and it is by Vallathol. മിണ്ടിത്തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേൽ അമ്മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിടുന്നൊന്നാമതായി. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ, മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ. മാതാവിൻ വാത്സല്യ ദുഗ്ധം നുകർന്നാലേ പൈതങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടൂ. അമ്മ താൻ തന്നെ പകർന്നു തരുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് അമൃതായി തോന്നു. ഏതൊരു വേദവും ഏതൊരു ശാസ്ത്രവും ഏതൊരു കാവ്യവും ഏതൊരാൾക്കും ഹൃത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ സ്വഭാഷ തൻ വക്തത്തിൽ നിന്നു താൻ കേൾക്ക വേണം. So I think, these are just a few lines, and I am sure because it is written in a highly, Sanskritized vocabulary, most of it must have been, I'm sure you have all followed it. It tries to say that, only your mother tongue is something like your mother, and any other language is just like, foster mother. And if you need to understand anything, be it the Shastras or the Puranas or whatever, which are thought to be quite complex in nature, you need to access them through your own mother tongue. And so, yeah, of course, it goes
it's a very long poem, so I have just tried to present here a few lines, which as a way of arguing in favor of mother tongue. Right now, we know some of our friends in our fraternity, linguistic fraternity, like Professor Umameshwar Rao and Professor Yoga Singh. They have been in the forefront of people who advocate for the mother tongue education, and new education policy is also working towards the same. So this poem can be said to be a kind of it can be used as an anthem for the same. So so once again I greet you. Once again I wish you all an International Mother Tongues Day, of course, which yesterday was the International Mother Tongues Day, and all of you, most of the speakers earlier, they have already, pointed out the significance of it, how it had developed the historical background and so on. So I won't take you, so I think I need not repeat all those things. So once again, it is a greeting from me for the International Mother Tongue Day. Thank you very much, sir. And like ma'am said, it was very refreshing to hear you speak in your mother tongue. और जैसा कि मतलब हम लोग जानते ही हैं कि अपनी भाषा में बोलने का जो सुख होता है, जो सुकून मिलता है उससे. Just a very short anecdote from my own life. The first time when I was in Delhi, पहली बार जब मैं दिल्ली आई थी असम से, तो that was back in 2004, जब मैं अपने BA करने के लिए आई थी सबसे पहली बार. तो then finding after 2-3 months I was able to introduce myself to the only other Assamese speaker in the entire college. और जब वो मिले थे तो हम लोग ऐसे गले मिले थे एक दूसरे के. She was also feeling the same thing and I was also feeling the same thing, because हम दोनों अपने घर से दूर थे और इतनी दूर दिल्ली में एक दूसरे को, and then we developed a friendship solely on the basis of the fact that both of us spoke the same language, and we are still friends actually. हम लोग आज भी दोस्त हैं. So this is, I think that's how languages are so important to us, and our mother language especially. So saying that, I would definitely like to welcome our first speaker of the day, Dr. Monali Longmailai. I apologize if I'm mispronouncing your name, but Dr. Monali is currently an assistant professor in the Department of Linguistics, Assam University, Silchar. She was previously working as an assistant professor at the Center for Endangered Languages, Tezpur University from 2016 to 20, and she has completed her PhD on the morphosyntax of Dimasa in 2014 from Nehu, Shillong. Dr. Longmailai has been actively engaged in research and documentation during her service in Tezpur University with several endangered Tibeto-Burman languages such as Baite, Hrankol, Khelma, and carried field trips with her students for Deori, Rengma, and Paite languages in the Northeast in recent years. She has published and edited 2 volumes of studies on the Dimasa history, language and culture in 2017 and 2019, and edited Biate Learner's book from the CFEL Tezpur University in 2017. She has several research publications to her credit, the most significant of which are a few of which I would like to name a few. Preliminary study of Khasi and Dimasa leximes, the kinship terminology of Dimasa, alternate generation equivalents in the Tibeto-Burman era, the study of tenselessness in Rengma, and I would like to also let you know that Dr. Monali specializes in morphosyntax, aerial typology, language documentation, and Tibeto-Burman languages. Having said that, I would like to welcome Dr. Monali to the function, to the event today, and I would request her to kindly deliver her lecture for us and for the benefit of our students and us. Dr. Monali, over to you. Thank you. Thank you, Madhuri Kakuti, for the wonderful introduction. Jutai from Dimasa community. My mother tongue is Dimasa. Kripne Hamjoma Khashoma Riladu. Greetings to everyone from my heart. I will be talking about indigenous languages of Northeast India based on my recent field studies. So I'd like to request Madhuri if you can make me co-host so that I can share the PPT that
I have prepared for the talk. Kavita ma'am, I think you have to make her co-host because you are the host here. Apologies, Monali Di. Okay. Yes, I have done that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Just a minute. So my topic for the talk today is on indigenous languages of Northeast India, revisiting field studies. I will be showing you my field experiences in working with the indigenous languages of Northeast India, which are Biate, Deuri, Western Ringma, Paite, and of course my community association with Dimasa. First of all, I'd like to give you a brief background of the language families present in Northeast India. They are Eastern Indo-Aryan, Assamese and Bangla are the ones spoken here. From Austroasiatic Khasi, from Tibeto-Burman, there are a huge number of languages actually. So I'm not able to list them, which is why I have put them in these subgroups as Bodo, Kuki, Naga, and Tani languages. I have not included Sikkim in this list because again the classification will be different in Tibeto-Burman. Then in Tai Kadai, 6 languages, and in Dravidian only Kuruk in Assam. The point is, when we try to look at as in like how these languages have been protected, then the question comes here because very few languages are actually recognized by the Indian Constitution and the government of India, and only Assamese, Bangla, Manipuri, and Bodo from Northeast context are scheduled languages, and of course Bodo is an associate official languages. So that brings us to a situation where the other languages, there are more than 200 languages, and out of that only a handful are recognized, whereas hundreds of them are actually in the line of endangerment. So from Tibeto-Burman, of course, except for Bodo, because it is no longer an endangered language, the others and Tai Kadai languages are at the level of endangerment. And to understand how they are maintained and preserved, I would be citing those few languages that I have been associated with. So the first language that I want to show you is Biate. Biate is also known as Baite, and its code is BIU. It is spoken mainly in Dima Hashau district in Assam and Jaintia Hills district in Meghalaya. It is also spoken in Mizoram, but they are more influenced with Mizo. The exact population of Biate is not available in the census of India, unfortunately. So I had to take this population number from Ethnologue, and they belong to the Mizo group of Central Kuki-Chin, subgroup of TB. It is a vulnerably endangered language because not much has been, it has not got much exposure in terms of the extensive use in several domains except church. Even in church, Mizo is used for the language of the Bible, and basically it's limited to only their social gatherings and home. There's no other dialect, it is just one dialect language. And however, we can see that the Biate speakers have a very good attitude towards the language. They're highly positive, and they're not ashamed of speaking their language in spite of the less number of populations, in spite of the less use in domains. In terms of education, community members have tried to work on trying to put the language in the primary level, but it has stopped presently. That is what I have come to know.
While I was working in the Center for Endangered Languages, Tezpur University, we did some field projects on the Biate language, and this is one compilation we have done for the community, which we have distributed as well. This is actually a learner's book for the Biate people, and here we have tried to identify what are the sounds present in the language, and a brief grammatical sketch with narratives for documentation, and also so that they can use it in their schools, since we have come to know that the materials have stopped production in the Biate language learning. So I hope that, and we hope that this book might have been in use or might be in use as of now. We have also included pictorial word list because the problem is if we just put this in the dictionary, without the pictures, then the non-native speakers will not understand what kind of items are they, because these are native lexical items. So which is why for those kind of sets we have given pictures in the learner's book. And the most problematic area was in trying to identify the leaf names. The Biate people, they consume so much of green vegetables that names of which are not even available easily in English. So it was a hard time trying to find them in Google, as in trying to identify the images of the plants with other plants and trying to identify the Latin names. It was a very difficult task in identifying them. This were my field team. This is Demalu Brahma and this is Rajuram Boro, who have worked together with me for the Biate field project. Then we have tried to gather what materials have been published so far in terms of literature, and they are all native speakers of the language, but so far only this many group of Biate people have written something on the Biate culture. And recently Hemminlal Haukip has submitted his PhD thesis on Biate. So hopefully it will be available for access in terms of linguistics, and that would be the first linguistic work that will be available soon, I hope, after his result is out for his doctorate. Then next is the Deuri language. That this Deuri language field trip was conducted at the same time during the Biate field trip in the same year in 2016. And then what we found was it is definitely endangered because the language it stays only with the parental generation, and very few children are actually speaking the language. It's very sad that only one language is actually spoken, while all others, almost 7 to 8 dialects, all others are actually extinct or moribund. The language has highly shifted towards Assamese, and the community has been trying to, implement Deuri language in school. They were trying to look for a Deuri language trainer. But the status of that is also the same like Biate. It is still in halt. This person is Mr. Piju Deuri, and he's very prominent member of the Deuri speech community, and he has had a collection of Deuri tonemes in catalogs, cards and catalogs. So he's also one of the community contributor, and this is the informant of Francois Action. He was a key informant for his entire Deuri grammar. And she is the oldest living Deuri woman. I think her age is 107 or 117 years or so. I'm not able to remember, but she has crossed 107. I hope she's still alive. When we went there, she was there able to recollect the days of World War. And these were some of our informants, and she is this woman. She is the only Deuri member present in the
village Borderigao, where we conducted the field trip, who could remember counting system of Deuri in terms of pentenary system, as in like counting by 5. She was the only one who could do that, whereas all others only are able to count in terms of decimal system. So these were my students who also went to learn how to do data collection and documentation at that time. And these are some of the works that I have tried to find out, and I am not able to retrieve Arup's PhD thesis, but he has worked tremendously on Deuri also during his PhD. Western Ringma field trip was conducted in 2018 with my students. This is in Kenlari village in Karbi Anglong district of Assam. It is spoken only in Karbi Anglong, the Western Ringma, and it belongs to the Angami Puchuri group of Tibeto-Burman, although Angami and Puchuri are distantly related, and so also is Western Ringma, which is also known as Terapenu. It is a vulnerably endangered language and shares the same status like Biate. However, the language, the Western Ringma language is again questionable because it is not as mutually intelligible with other dialects. Like there's this Northern Ringma, which is in Tenyu, and then there's this Southern Ringma, and there's this Eastern Ringma, and they're all highly unintelligible. So there's still a question as in if they're really dialects or are they different languages. The people there have a high positive attitude towards the language, even if they are able to switch to other neighboring languages when they are in contact with other neighboring communities, but when they're among themselves, they strictly confined to only Western Ringma language in their surroundings. So this is something which they feel proud of to be. Also, the fact that they're Christians, and because of that, they use the Ringma language in the church. So basically, it kind of maintains their use of the language also, at least in one domain in terms of religion. There is no education in Ringma. There has been not much effort done by the Western Ringma group of people. There is no such known publication work even on Western Ringma at all. It was totally undocumented when we went to visit the village. So we found some of the native speakers have had some significant publications on the cultural elements like marriage and religion. And only after we visited the place, I could gather some data with my students, and we have published this snapshot of the language. And I was able to write at least something on the tenselessness in Ringma. So this language does not have tense, but it has more of the aspectual kind of feature in the language. Of course, Biate also uses Roman for its script, and Ringma also, and Deuri uses, I think, the Nagri or the Assamese script. This is where we try to create a language awareness workshop during the fieldwork, and where we try to, motivate them to speak their language, and how in our own simple efforts, how we try to explain the importance of speaking one's mother tongue. Then we also conducted a language awareness program with Biate, Rangkhol, and Khelma speech communities, because both all the three languages belong to the Kukichin group, and all of them are also spoken in and around Haflong, which is also my hometown. So we try to create a program where they have also, like today, they have also sung some folk songs, narrated some stories, and they have also shared their problems in orthography, in translation. Mostly they have problems with orthography and also translation, in especially for Bible writing, and also for documentation of their folk songs and narratives. So this was where we had a brief workshop, and they shared their work. And
I wanted to share this because these are the books from the Rangkhol community. The issue was with this spelling of H and R. The H is silent. So what they have told me, the native speakers, is that in Tripura they use without the H is simply as R, and they use W, but in Dima Hashao district they use without AW and simply as O or A, and H and R are retained. So in spite of they being from the same community, regionally they're using different orthography, and that creates confusion. So this is where they're not able to come to a conclusive convention. So these are some of the problems with this community. Next, I want to show to you is the Paite field trip that we did in Khonuam village in Karbi Anglong district, again in Assam. These are the pictures of the students who are actually studying in this LP school. The class is still class 3. They share from nursery to class 3, they share the same room. And what I was impressed was that during the prayer service in the morning assembly, I mean, they prayed in their mother tongue, but I'm not sure if that was Paite or Thado. They belong to the Thado Kuki subgroup of languages, and their population is not known in Assam because they have merged towards a Thado group. There's a high tendency of shifting towards Thado being a dominant speech community in Karbi Anglong district. And the reason why this is happening is also because of cultural oppression from Thado. There are very few villages in the Singhasan area of Karbi Anglong where, they actually try to speak Paite. It's like if they speak in their own mother tongue, then basically the Thados will mind. So basically they don't feel free, they don't feel comfortable to speak in their own mother tongue when they're surrounded by Thados. It is something of that kind. So it was an uneasy situation when we went to do field trip because they were not comfortable to openly say that they speak Paite, and that they wanted to be known as Lamzang. Lamzang is the variety of Paite that they speak in this particular place, Khonuam. And then they wanted to erase this Paite identity and just be identified as Lamzang. So there was this identity crisis happening because of the cultural and ethnic domination of Thado towards Paite. So which is why they are proud of their language, but they do not want to show that they actually speak the language. But when we went to the field, when they realized that we actually want to work on the language, then they were very positive and they found it very encouraging and helped us a lot in data collection. So there's no work on their language development in the Karbi Anglong district. There is no scope according to them because they're all merged towards the Thado Kuki. And there's no work known on this particular language in the district. Next is my mother tongue, which is Dimasa language. I'd like to give a brief profile. It is spoken in 6 districts of Assam, that is Dima Hashao, Karbi Anglong, Hojai, Kachar, Karimganj, and Hailakandi, and Dimapur in Nagaland. The population is, however, a little misleading because it takes into account only 2 hills district, Karbi Anglong and Dima Hashao, as Dimasas, because in the other districts, they come into other categories. So, which is why the accurate population of Dimasa is not available in the census. It would come to approximately 1.5 lakhs, or it might be 1.5 to 2 if we take into account the whole Northeast. It is vulnerably endangered because of limited domain in use, and also because there's scope for work, there's scope for language education implementation, which has been going on recently because of NEP. There was this choice of Dimasa as an optional subject to be implemented in school, but everything is in theory and nothing in practice. So which is why this is why it still remains vulnerable.
It has several dialects and sub-dialects, and Hashao is the standard dialect, and these are all varieties of the Dimasa language. Hashao being the standard dialect again raises a, basically a language shift, rather dialectal shift. It seems that most of the time there's hypercorrection done by the Hawar speakers and Demra and Dijua to merge with the Hashao speakers because it is a standard dialect. So that is something which is happening. So one dialect becoming identified as the standard dialect, whereas the other dialects get minoritized, and basically they want to shift towards the standard dialect. Then regarding the attitude of the people, however, they're very proud to be called Dimasa, and they're highly positive in getting identified as Dimasa and in speaking the language. In terms of language education, the Dimasa Literature Committee has had made syllabus and curriculum design till class 6 and 7, and 8 has not been in practice. It has been implemented, but we do not know as in how much of it has been upgraded and reviewed. So which is why I would show you in few slides what we have done from Dimasa Scholars League, an organization where I'm also associated with in the work towards Dimasa. These are the recent books that have been published on Dimasa with Singha and myself, and then plenty of papers for Dimasa language. In this organization, Dimasa Youth Forum had once organized a storytelling competition in the second Dimasa Youth Festival in Karbi Anglong in Thanchiri. Sadly, only one person stood up to narrate a folk story. That was the fate of the competition. There was no competitor, and nobody was actually having the courage to narrate a story. They had this attitude like, what should I tell about? I don't know the story properly. So this has slowly become the fate in terms of storytelling, and we try to raise that awareness in this particular youth festival. And we have also tried to release this bilingual magazine, Yadre the Roots, where we have not just English, but we also have Dimasa in any of the scripts, depending on the convenience of the community members. So the older generation prefer to write in Bengali or in Assamese script, and the younger generation prefer to use the adopted Roman script. And then from Dimasa Scholars League, we also tried to merge and coordinate and engage the community members in our intellectual discussion. So we had done several online series during the lockdown. Starting with NEP 2020, related to that, there was a talk series related to Dimasa. Then we had Mother Tongue Education webinar where Kavita ma'am was also the speaker. And we have also submitted a citizens recommendation report to the Directorate of Dimasa and other, Directorate of Bodo and other tribal allied languages, Government of Assam. We have submitted a memorandum depending on what are the needs and what are the necessities that will be required for upgrading the Dimasa language education and curriculum. But we are yet to hear the update from the government. And yesterday, we also celebrated International Mother Language Day. We had a talk series. And I would like to show you this Dimasa immersion program related survey we have conducted in relation to Dimasa language education. And this is what we have found. When it came to knowing as in what steps should be taken for developing primary education, maximum of them mentioned about formation of a special committee. There's several organizations, literary organizations, but none of them are actually unified to work together. So they all wanted a special task committee force to work on primary education. And then there were some who had equal views on review of the existing script and textbooks.
Then what is actually required for Dimasa language preservation? And then there were 50% of them said about documentation in terms of audio, video, and also language use in terms of speaking, and some in terms of script. Then we have asked if they have come across any of the Dimasa textbooks taught in schools as an optional subject. Unfortunately, 140 said negative. They have never come across any of the Dimasa textbooks. And then if they have come across any Dimasa language teachers, it was 84% said never. Again, same thing here, 60% agree with this particular thing. And then same thing for multilingual and multicultural curriculum, majority agree with the same context. Then the next question is about how Dimasa language teaching can be upgraded or how it can be improvised. Then some of them said that it has to be made mandatory, the Dimasa subject, and some of them wanted to have refresher course for teacher language and making the script user friendly. And then what can be included in the culture-based curriculum? Maximum wanted socio-cultural practices and some folk art and narratives. Then what are the limitations and drawbacks in the teaching in schools? And then most of them have said that the materials are not available. And 50%, from the 50%, both sides, they have said that there are lack of competent teachers and motivation. And then we try to get a subjective query also in terms of suggestions, and my friends and colleagues have modified and helped me in identifying their queries, all of their queries, and said that they wanted all of these data to be digitized in YouTube so that it can be available for everyone. And they have emphasized on translation for social sciences, mathematics, and also traditional knowledge to be imparted in curricular and co-curricular activities. And they wanted the association of community and different social organizations and experts from linguistics to work together for the Dimasa language development apart from use at home. So what we can see is that even for Dimasa language, in spite of the survey that we have conducted, in spite of the fact that there is this literature society who is trying to work for the development of the language, the actual public is not aware of what is happening with Dimasa language education. So that comes to my conclusion, and what I see from all of these languages is that much of the work is required to document and revitalize these endangered languages of Northeast India. There is a lot of work required for documentation of traditional knowledge, agriculture, art, and crafts. Curriculum design needs to be implemented and upgraded to preserve and protect these languages. Orthographic convention needs to be revised among these languages for greater ease in use. And mass awareness in social programs, health awareness, social causes, etc. need to be conducted in mother languages. With this, I've come to the end of my talk. Thank you, and Jutai. Dr. Manali, if you, yeah, I was just saying if you could stop sharing your screen. Thank you very much for this wonderful presentation. I could learn so much from the fact that you have done so much work with your communities, and it's actually refreshing to see that so much of work is being done in the northeastern areas and the endangered languages. Thank you for being with us here today. Ma'am, would you like to say something? I was just cheering her because I really liked her presentation and the work she has been doing. Yes, thank you, ma'am. So without any further ado, we would like to Madhuri, unmute yourself. Oh, sorry. Without any further ado, thank you, Dr. Manali, for being here with us. We'd like to move on to our next speaker, Dr. Aarti Pathak. Dr. Aarti has, yes, she has unmuted herself. Let me give a very quick introduction. Dr. Aarti is
she has been working in the field of linguistics. She has been working in the field of discourse analysis for the past several years, and she has written several books and several but she has been a contributor in several anthologies, and she has also the list of research publications and articles that she has provided us with is extremely long. So I would not like to spend any time in telling you about what all she has done. She has done so much work in the field of discourse analysis, in the field of literature, and she is herself, I think she's a poet herself. So we would definitely like to hear some of her creation today, along with the talk that she might have prepared for us. Dr. Aarti Pathak, I would like to hand it over to you. Kindly start your presentation, and I would also like you to please think of our request of sharing one poem or the other that you might have written with us today on this occasion of our celebration of mother tongue, mother language, International Mother Language Day. Dr. Aarti, over to you. थैंक यू माधुरी। आज जो सेल और लखनऊ विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन से ये जो एक दिवसीय वेबिनार हो रहा है और मुझे इसमें जो बोलने का अवसर मैडम ने दिया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मेरे से पहले जो डॉक्टर मोनाली ने दिमिशा बोली के बारे में और दिमिशा भाषा के बारे में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, काफी हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। मैं आज जो आप लोगों के बीच अपने विचार रखना चाहूंगी, वो विषय जो है वो है कि हम मातृभाषा दिवस क्यों मनाने लगे और क्या जरूरत हुई मातृभाषा दिवस मनाने की। बहुतों को पता भी होगा और बहुतों को शायद ना भी पता हो। मैं ये बताना चाहूंगी कि छाजा बाजा केश यही बांग्लादेश, हम सभी जानते हैं कि यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को मातृभाषा दिवस पूरे विश्व में मनाने की घोषणा की। उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा, वह रहा कि बांग्लादेश में जब पाकिस्तान भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में भाषाई तौर पे बहुत ज्यादा विवाद होने लगा। वहां पाकिस्तान के जो शासक थे वो कहते थे कि आप उर्दू को प्राथमिकता दीजिए, उर्दू में आप लिखिए पढ़िए, और उर्दू को वो नेशनल लैंग्वेज घोषित कर चुके थे। जबकि पूर्वी पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है वो अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपने विचारों को, अपनी भाषा को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो ढाका में 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एक बेहद शांतिपूर्वक, कहना चाहिए, एक प्रदर्शन किया अपनी मातृभाषा, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। और चूंकि वो जो घटना हुई वो बड़े शांतिपूर्वक सुनियोजित तरीके से चल रही थी, परंतु शासन ने वहां कर्फ्यू लगाया, 144 धारा लगा के वहां पे सरकार ने गोलियां चलवाई, जिसमें कई जो छात्र थे वो शहादत उनको मिली। उसमें से कुछ नाम है जिनको आज भी मातृभाषा दिवस पे वहां के लोग बड़े सादर उससे लेते हैं कि अब्दुल सलाम, रफीक अहमद, अब्दुल बरकत और अब्दुल जवार। ये ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने अपनी भाषाई संस्कृति, अपने भाषा अस्मिता को आधार माना और अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन भाषा छोड़ना उन्होंने मंजूर नहीं किया। धीरे धीरे जब ये क्रांति हुई तो यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पे 21 फरवरी को जो है वो विश्व मातृभाषा दिवस मनाने की जो घोषणा की, उसके पीछे यही एक संकल्पना थी कि एक व्यक्ति जो है अपनी मातृभाषा में जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके से अभिव्यक्ति करता है, वह अभिव्यक्ति हम दूसरी भाषा में उतनी सरलता से नहीं कर सकते। अभी मेरे से पूर्व जो वक्ता डॉक्टर मोनाली ने कहा कि दिमिशा बोली के बारे में कि वहाँ उसको बढ़ावा देने के लिए वो कितने तरीके से काम कर रही हैं, उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने थाई लैंग्वेज में, जिनकी मातृभाषा थाई है, माडरी ने असमी में, उनकी भाषा में बहुत सारी कविताओं का पाठ हुआ, जिससे हमको ये लगता है कि हम जब अपनी भाषा को बोलते हैं, अपनी
बातों को अपनी भाषा में रखते हैं तो हमको ये लगता है कि हम पूरे खुले तौर से अपने आप को संप्रेषित कर पा रहे हैं। अगर भाषा जो है एक सेतु का काम करता है। जब हम अपने संप्रेषण को, अपने विचारों को, अभिव्यक्तियों को अच्छे तरीके से अपने श्रोता तक या अपने समाज तक ना पहुंचा पाए तो ये न्याय संगत नहीं होगा। सेल ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है मैडम के सानिध्य में। वो तमाम भारत के भारतीय भाषाएं, छोटी बड़ी भाषाओं का संग्रहण करने का एक सिलसिला शुरू किया है। मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है और निरंतर काम कर रही हूँ। तो जब हम फील्ड में जाते हैं, मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं तैयार किया, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम फील्ड में जाते हैं और उन लुप्त हो रही भाषाओं को या बोलियों को देखते हैं तो एक बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि ये कहा गया है कि जब एक व्यक्ति जब मरता है तो उसके साथ साथ न सिर्फ एक भाषा बोली बल्कि एक संस्कृति भी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति जो है, हम हिंदी या जो भी मातृभाषा हम बोलते हैं तो उस मातृभाषा में एकदम एक ही जैसे लहजे में, एक ही जैसे पिच में, एक ही जैसी विचारों की अभिव्यक्ति हम नहीं करते। हर व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है, अपना एक सोचने का तरीका होता है, कार्य करने का एक सिद्धांत होता है। तो अगर हम इन छोटी छोटी भाषाओं को, बोलियों को संग्रहित नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी, जैसा कि माद्री ने भी जब अपनी एक असमी कविता कह रहे थे तो उन्होंने उसमें ये उल्लेख किया कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें ऐसे देशज शब्दों का, देशज ज्ञान का भंडार पाया जाता है जो आने वाली पीढ़ी समझ सके। चूंकि हमारी भारतीय साहित्य शिक्षा नीति ने भी इस बात को माना और हमारे राष्ट्रपिता भी इस बात के बड़े समर्थक रहे कि एक बच्चे को कम से कम 5वीं तक जो है वो उसकी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम अपना होना चाहिए। उसके पीछे यही रीजन है कि जब हम पैदा होते हैं और सर्वप्रथम जब हम बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले जो भाषा हम सीखते हैं हम अपनी अभिव्यक्ति उसमें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो मानसिक विकास हुआ रहता है वह हमारी मातृभाषा में हुआ रहता है। तो मातृभाषा से हमारी जो कनेक्टिविटी है वो और भाषा के तुलना में बहुत जल्दी होती है। इसी कारण से जब हम सोचते हैं, जब हम कहना चाहिए किसी विषय के बारे में खोजना प्रारंभ करते हैं, जिज्ञासु होते हैं तो भले हम हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, पर जो हमारी मौलिक सोच होती है वो मौलिक सोच हमारी भाषा में ही देखने के लिए मिलता है, मातृभाषा में ही देखने के लिए मिलता है। यूनेस्को ने एक एटलस तैयार किया जहां भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं या मृत प्राय हो रही हैं, तो उन्होंने एक आंकड़ा दर्शाया कि जो 30% एक रेशियो उन्होंने दिया कि मातृभाषाएं क्यों लुप्त हो रही हैं या उनकी लुप्तता के पीछे क्या आधार है। तो एक तो आधुनिकीकरण है, दूसरा कहना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के युग में, डिजिटल मीडिया के युग में कुछ ऐसी बड़ी भाषाएं हैं जो हर तरफ विकसित तो हो रही हैं पर उनके नीचे उनका जो रूट है, उनकी जो क्षेत्रीय बोली है, उनका जो अपनापन है जिन भाषा में, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं। उसके पीछे निसंदेह यह हो सकता है कि हम अपने आप को अर्थ के लिए या नौकरी के लिए तैयार करते हैं, या फिर ग्लोबल लेवल पे जब हम जाते हैं तो शायद हम अपनी अभिव्यक्ति अपने मातृभाषा में ना कर पाए, जिससे लोग बहुत ज्यादा हमको ना समझ पाए। उसके पीछे वो रीजन हो सकता है कि हम इंटरनेशनल लैंग्वेज या दूसरी भाषाओं को हम सीख रहे हैं, पर इसके कारण जो ह्रास हो रहा है, जो कहना चाहिए जो क्षेत्रीय भाषाएं, जो मूल भाषाएं हैं, उनकी जो रही हैं वो कहीं मानवीयता के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा एक संकट उत्पन्न कर सकती हैं। तो यूनेस्को ने बताया कि मातृभाषा का ह्रास जो 30% जो युवा है या जो 30% जो बच्चे हैं, जब अपनी मातृभाषा को अपनी मूल भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो एक बोली, एक भाषा के मृत होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और इसी कारण मातृभाषा की चीज, मातृभाषा के कहना चाहिए इम्पोर्टेंस को या महत्व को फिर से यूनेस्को ने उद्घाटित करने के लिए, उसकी प्राथमिकता को दिखाने के लिए 2008 में
2008 में उन्होंने फिर से वर्ल्ड मातृभाषा दिवस की आधिकारिक तौर पे घोषणा की कि मातृभाषा का जो है वो अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में 2008 में उन्होंने घोषणा फिर से की। और यह घोषणा यह दर्शाता है कि हमारी किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवित होने का जो एहसास है, उसके स्पंदन का जो एहसास है, वो उसकी मातृभाषा में होता है, ना कि अदर भाषा जो है वो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके समाज के विकास के लिए, उसके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए तो हो सकता है, पर व्यक्ति की अपने विकास के लिए उसकी मातृभाषा का होना बहुत जरूरी है। 2 चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जो जिनका नाम था विद्यापति, मिथिलांचल के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने उस समय एक लाइन कही थी कि देसी बैना सब जन मिठा। मतलब कि उन्होंने कहा कि आप समस्त चीजों को सीखें, लेकिन आपकी जो संप्रेषण क्षमता या जो मधुरता आपकी अपनी भाषा में होगी, वह दूसरी भाषा में शायद आपको अभिव्यक्ति आप उतने तरीके से अच्छे से न कर पाए और उस तरीके से आप एक दूसरे से न मिल पाए। साथ ही साथ यहाँ पे अब्राहम लिंकन का मैं एक जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने एक अपने पुत्र के टीचर के लिए एक मैसेज लिखा, एक पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने ये बात कही कि आप मेरे बच्चे को दूसरी भाषाएं सिखाएं, उसमें हंसना सिखाएं, उन भाषाओं की संस्कृति और सभ्यता और उसकी गरिमा को समझाएं, परंतु आप साथ ही साथ मेरे पुत्र को यह भी समझाएं कि अगर वह पराई भाषा में हंस सकता है तो उसको अपनी भाषा में रोने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। पत्र बहुत लंबा है, पर चूंकि जो मन को मुझे छुआ, और साथ में एक ये भी लाइन थी कि उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा में सड़क पर गिरे हुए 5 रुपए का उतना मूल्य नहीं है। आप मेरे बेटे को उसकी मातृभाषा की महत्ता को बताएं कि अगर वो अपनी मातृभाषा में 1 रुपया कमा के लाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बजाय दूसरी भाषा के गिरी हुई चीजों को ज्यादा संपत्ति को लेके आना। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारे विदूषक वर्ग, भाषाविद, साहित्यकार इस बात में हमेशा से ही ध्यान देते रहे हैं कि और कहते रहे हैं बड़ी जोर से कि एक व्यक्ति का विकास, एक बच्चे का विकास उसकी मातृभाषा में पूर्ण रूप से हो सकता है, और जब वह आगे की शिक्षा के लिए अपने जीविकोपार्जन के लिए जाए तो वो 2, 3, 8 अपनी स्वेच्छा से कितनी भी भाषाओं को सीखे, परंतु जड़ मजबूत है तो आप अपने आप को हर जगह हर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे संस्कार कुछ ऐसे रहे कि मेरी मातृभाषा जो है, मेरी परवरिश जो है वो भोजपुरी में हुई। नए परिवार में जो संस्कार मिला वो अवधी का मिला। कर्म क्षेत्र में आई तो छत्तीसगढ़ी टूटी फूटी जानती हूँ, और चूंकि पिता जो है वो सेना में रहे तो मेरी जो बचपन में जो मेरी पढ़ाई हुई वो उड़िया में हुई। तो कई भाषाओं में ये नहीं कह सकती कि मेरी मातृभाषा तो निसंदेह कहना चाहिए भोजपुरी है, मैं भोजपुरी में सोचती हूँ और भोजपुरी में अभिव्यक्ति मेरी अच्छी है, परंतु ये जो नाम मैंने क्षेत्रीय भाषाओं के गिनाए, उनमें भी उनको जानना, उनको समझना, उनके साहित्य को पढ़ना या उनके रिनाउंड पर लोगों से मिलने से मेरे न सिर्फ ज्ञान में अर्जन हुआ, बल्कि जब भाषाई तौर पे मैं अपने आप को अभिव्यक्त करती हूँ या कोई रिसर्च फील्ड में जाती हूँ या वैसा कुछ काम करने के लिए सोचती हूँ, तो ये भाषाओं के साहित्य या इन भाषाओं के उन लोगों के प्रेरक संदर्भ भी मुझे याद आते हैं और मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि जब हम एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं तो उनके साहित्य को, उनकी भाषा शैली को, वहाँ के संस्कृति को जब हम अच्छे तरीके से जानते हैं तो हम जब अपना काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाषाएं हमारे लिए सहायक भी होती हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आज ट्रांसलेशन का फील्ड है और बहुत महत्व भी है कि अनुदित हो, जब हमारे पास कोई दूसरी भाषा का साहित्य, कोई दूसरी भाषा का भाषा वैज्ञानिक कार्य हम तक पहुंचता है तो हम भी, अगर हमारे तरीके का परिवर्तन, कोई सृजन ना हो रहा हो, तो हम सोचते हैं कि अपनी भाषा को करने के लिए
उसको आगे बढ़ाने के लिए हम तरीके के करें। तो कई भाषाओं की जानकारी जो है वो हमारी अपनी भाषा, अपने राष्ट्र, अपने समाज के विकास के लिए भी होती है। भाषा का एक बहुत अहम पहलू है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भाषा न सिर्फ समाज की होती है बल्कि हमको हमारी संस्कृति से भी अवगत कराती है। हम अभी जब डॉक्टर मोनाली ने कहा कि जब वो अपने क्षेत्र में जाती हैं तो उन्होंने अपने क्षेत्र की मातृभाषा के उन सारे शब्दों का भी शब्दकोशों का भी कलेक्शन किया है, जिसमें कि उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज का के शब्द हैं। वो शब्द ही एक भाषा की सजीवता का प्रमाण है कि एक भाषा जो है वो दूसरी भाषा से किन शब्दों, किन संस्कृतियों में अलग है। तो इस तरीके से ये भाषाई समरसता जो है वो हमको देखने के लिए मिलती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अवधि में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी और उसमें एक श्लोक है कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। हम सभी ने ये श्लोक, ये दोहा सुन रखा है, लेकिन इसमें जो नई बात मैं बताना चाह रही हूँ वो संदर्भ यह है कि जो चीज का प्रमाण, जिस सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी तुलसीदास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से 16वीं शताब्दी में रखा, जबकि वैज्ञानिकों ने इस चीज को 18वीं शताब्दी में प्रमाणित किया। मैं इसका बताना चाहती हूँ कि उन्होंने लिखा जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। एक युग का मतलब होता है 12,000 साल, एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000 साल, और एक योजन का मतलब होता है 8 मील, और एक मील में 1.6 जो है वो किलोमीटर्स होते हैं। अब जब हम इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक गणना मिलती है, एक संख्या आती है, वो संख्या होती है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है वह दूरी 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने ये कही कि 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर जो है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। तो मेरा ये कहना है कि मातृभाषा हमको न सिर्फ संपोषित करती है, हमको न सिर्फ पल्लवित करती है, बल्कि हमारी मातृभाषाओं में, समस्त मातृभाषाओं में कुछ ऐसे गुण और अनुसंधान परक तत्व भी हैं जो हम शायद अपनी मातृभाषा को न जानते हैं, उसमें अनुसंधान नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो वैज्ञानिक तौर पे, तथ्यात्मक तौर पे उस जमाने में लिखी गई हैं, वो हम उससे हम अछूते रह जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारी मातृभाषा सिर्फ कहना चाहिए कि वो वैज्ञानिकता का भी आधार है। पाणिनि, हम सभी जानते हैं कि पाणिनि ने दुनिया को भाषा विज्ञान की राह दिखाई, और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो अष्टाध्यायी आज पेटेंट करा लिया गया है अमेरिका के द्वारा। और जब वहां पे वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन में जब 2001 में ओसामा बिन लादेन या आतंकवादी हमला हुआ था, तो बात ये निकल के आई थी कि सैन्य मुख्यालय के कोड को कैसे डिकोड किया गया। तो वहां जो भाषाई तौर पे कोडिंग हुई थी, शायद एक रीजन जो ये निकल के आया कि वो रीजन जो है भाषा कोड को उन्होंने डिकोड कर लिया था। फिर बाद में पेंटागन ने अष्टाध्यायी के आधार पे, बाइनरी सिस्टम के आधार पे अपने सैन्य मुख्यालय का जो कोड आज तैयार किया है, मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वो पाणिनि के अष्टाध्यायी यानी संस्कृत के बेस पे, सूत्रात्मकता के बेस पे उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कोड तैयार किया है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी और संस्कृत के उन सूत्रों के आधार पे किया है। और फिर बाद में वो उन्होंने ये दावा किया कि अब इसको डिकोड करना मुश्किल होगा, मुश्किल काम होगा। तो न सिर्फ हमारी भारतीय भाषाओं में, बल्कि बोलियों में, बल्कि संस्कृत जैसी देववाणी में भी लिखे गए ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जिनमें ऐसी जानकारियां हैं जो हमको शायद हमारे कहना चाहिए अशिक्षा में या हमारी न जानकारी में होते हुए या हमारी अरुचि में होते हुए हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मातृभाषा अपने आप में संपोषित है, अपने आप में व्यक्ति के विकास, व्यक्ति के परिमार्जन में बहुत सहायक होती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और साथ ही साथ माद्री ने मुझे कहा था कि आप कुछ अपनी मातृभाषा में कहें। क्योंकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, पर मेरी जो
प्राइमरी शिक्षा जो है वो उड़िया में हुई है, उड़ीसा में हुई है। तो मैं वहाँ का एक भजन है जो मुझे बहुत प्रिय है, उसकी 2 लाइनें, पूरी तो नहीं पर 2 लाइनें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। वो उसका जो सार है, उसका जो थीम है वो इस प्रकार से है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, और जब हम यहाँ आते हैं तो मोह माया में फंस के ईश्वर को भूल जाते हैं। तो वो 2 लाइनें मैं रखना चाहूंगी। निश्व कराहे मोते विश्व बिहारी, निश्व कराहे मोते विश्व बिहारी। खाड़ी खाड़ी आसी थिली, खाड़ी खाड़ी आसी थिली, फिर जी बिखाड़ी, एतिकी बुझिब मोर हेइगला डेरी, निष्प कहे मोते विश्व बिहारी। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे समय दिया, और कविता मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस आयोजन का मुझे हिस्सा बनाया। आप लोगों ने, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलका मैम, और आज आने के लिए एंड आप ये बहुत ही सुंदर एक गीत सुनाने के लिए, भजन सुनाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर नहीं, इफ एनीबडी वांट्स टू परफॉर्म, क्योंकि आज हम लोगों ने एक मुक्त मंच रखा हुआ है, अगर कोई भी अलका मैम से और श्री कुमार सर से और हम लोगों से, अथिप से इंस्पायर होके अपनी भाषा में कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप सब वेलकम है, और अगर नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगले समय के लिए, अगले मदर टंग डे के लिए हम लोग रमा साहू जी, नमस्कार, हाय, आपने कहा कुछ? आपने चैट बॉक्स में लिखा है मैं, क्या आप परफॉर्म करना चाहेंगे कुछ? अगर हाँ तो आप, यू आर वेलकम टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड परफॉर्म। नमस्ते मैम। हेलो। नमस्कार रमा जी। नमस्कार रमा जी, नमस्कार। हाँ बताइए रमा जी, आप कुछ साझा करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या है क्या रमा जी? हाँ मैम, आई थिंक उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शेक हो रहा है। तो फिलहाल हमको लगता है कि हम आज का कार्यक्रम समाप्त करें। 12:30 बजे से भी स्टूडेंट्स भी हमारे बैठे हुए हैं। I would like to request Professor Sri Kumar sir to kindly deliver the vote of the thanks for the event. Thank our speakers and our students. Over to you, Sri Kumar sir. Well, it had been a very interesting session. We had truly celebrated the International Mother Tongue Day. We had 2 wonderful speakers, Dr. Monali Longmalai and Dr. Aarti Pathak. Dr. Monali outlined the situation concerning endangered languages in the northeastern region. It was a very informative talk. Then Dr. Aarti Pathak tried to illustrate on the significance of mother tongue in one's education and in one's personality development, and also the different kinds of knowledge that is embedded in
mother tongue, or which can be learned only through mother tongue. So we are extremely thankful to both these speakers, that is Dr. Monali and Dr. Aarti, for having shared their wonderful experiences with us. We are also thankful to the different participants, primarily our students and also teachers who have contributed their presentations through their mother tongue. I would like to say I would like to specifically mention Atif, who presented a poem in Thai. Then our speaker Nivedita had a wonderful poem from Vidyapati in Maithili. Then Avinash spoke in Bhojpuri. Then Madri had a wonderful poem in Assamese. So we were, exposed to the wonderful, mosaic of different languages in this program. So we are all thankful to all of them. That is from the department. On behalf of the department, I am thankful to all of our participants for having put up this wonderful program. So it is thank you from all of us over here. Yeah. Thank you very much, sir. I would just like to inform everybody present here that, that we have recorded this session and it will be available for all of you if you want to look at it and if you want to enjoy the different gamut of languages that we have in our department and in this program. It will be available in our YouTube channel. I will be informing all of you as soon as the video is up. Thank you everybody for coming here, and thank you Professor Rastogi. ma'am. मुझे लगता है कि अंजू जी से हमने रिक्वेस्ट उस समय की थी, तो और इस समय मौका भी है और दस्तूर भी है, तो कार्यक्रम का अंत भी उनके द्वारा करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, अंजू मैम, आपको ओवर टू यू अंजू जी, आप शुरू करें। आप करें, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे हुई थी और ये बहुत सही है कि कार्यक्रम का अंत भी आप ही से हो। जस्ट फॉर एवरीबॉडी एल्स, वी विल बी अपलोडिंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक विथ यू इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स एज सून एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी मैम। मैं दोनों बोलियों को बोलती हूँ, अवधी और भोजपुरी। मुझे दोनों मातृभाषाएं अच्छी तरह आती हैं और मैं एक वाक्य में या बहुत कम शब्दों में ये कहूँ कि मेरे लिए मातृभाषा क्या मायने रखती है दोनों को लेकर। तो अगर मैं कहूँ कि अवध को प्रेजेंट करती है अवधी, तो वहीं भोजपुर को भोजपुरी प्रेजेंट करती है। और जहाँ अवध के मायने में हम राम को देखते हैं, तो वहीं भोजपुरी के मायने में हम सीता को देखते हैं। और हमारी आध्यात्मिक दुनिया और हमारी संस्कृति इन्हीं दो आदर्शों के बीच में झूलती रहती है। और अध्यात्म और संस्कृति इसी रूप में हमारे सामने हम अपनी मातृभाषा से पुष्ट करते हैं, और मातृभाषा जिनकी पुष्ट होती है स्वयं में, वो अपने संस्कृति और अपने अध्यात्म को न सिर्फ अक्षुण्ण रखते हैं, बल्कि उन्हें एकदम अखंड और तमाम परेशानियों से और तमाम उसकी सुरक्षाओं में तमाम कदम उठाए रहते हैं। तो इस तरह से मेरे लिए ये मदर टंग जो है, मातृभाषा, मेरे लिए इस रूप में है। और मैं मदर टंग में मैं बहुत सारे गीत गाती हूँ, संस्कार गीत और ऋतु गीत मैं गाती हूँ। तो एक संस्कार गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारी भोजपुरी संस्कृति में मैंने अभी जैसा बताया कि एक विवाह गीत, जिसमें विवाह में समस्त दूल्हा जहाँ राम के रूप में हमारे सामने होते हैं, उसी तरह से सीता के रूप में समस्त
जितनी भी बन्नियां या दुल्हनें होती हैं वो उनमें हम सीता का रूप देखते हैं। तो एक प्रसंग ऐसे ही मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ कि बैठी नौरंगिया के डार, कोयल एक बोले ही हो। बैठी नौरंगिया की डार, कोयल एक बोले ही हो। ए हो बेटी के हियरे के भेद, मंद ही मंद बनाना ये हो भी हियरे के भेद, मंद ही मंद खोले हो। पहिला मांगन बेटी मांगे, जो मांगे सो पावे हो। पहिला मांगन बेटी मांगे, जो मांगे सो पावे हो। ए हो मांगे अवधपुर राज, जनकपुर नैहर हो। दूसरा मांगन बेटी मांगे, जो मांगे सो पावे हो। दूसरा मांगन बेटी मांगे, जो मांगे सो पावे हो। ए हो मांगे कौशल्या ऐसन सास, ससुर राजा दशरथ हो। तीसरा मांगन बेटी मांगे, जो मांगे सो पावे हो। ए हो मांगे लखन ऐसन देवर, सभा बीच समरथ हो। चौथा मांगन बेटी मांगे, जो मांगे सो पावे हो। ए हो मांगे पति राजा राम, अमर फल पावे हो। ए हो मांगे पति राजा राम, अमर सुख पावे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस रूप में हमारी संस्कृति कितनी पुष्ट है, इन्हीं वाक्यों से, इन्हीं संदर्भों से पता चलता है। और ये सब चीजें अपनी मातृभाषा में ही मिल सकती हैं। और इस रूप में मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम का और सेल संस्था का, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर दिया। बहुत बहुत आभार माधुरी मैम आपका, सर आपका, सभी पूरे डिपार्टमेंट का, मेरे भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। Thank you Anju. Thank you all. So we are now going to close the program, and thanks for attending it, and thank you both.